महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की कहानी हम सब ने सुनी है। बिल्कुल। स्कूल की किताबों से लेकर टीवी सीरियल तक, एक राजा जो झुका नहीं और एक घोड़ा जो आखिरी सांस तक वफादार रहा। लेकिन आज हम इस जानी पहचानी कहानी की उन परतों को खोलेंगे और शायद उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो अक्सर पूछे नहीं जाते। बिल्कुल। जैसे प्रताप की वो जो मशहूर गुरिल्ला युद्ध नीति थी, वो असल में काम कैसे करती थी? हाँ। या उस दौर में जब बड़े बड़े राजा अकबर की सत्ता मान चुके थे, तब अकेले लड़ने का फैसला लेना कितना मुश्किल रहा होगा। और सबसे बड़ा सवाल, हाँ, क्या चेतक का वो 25 फीट चौड़ा नाला फानना सच है या इतिफास और कल्पना का एक खूबसूरत मेल? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इसके पीछे की जो रणनीति है, इसके किरदारों की असलियत और उनकी विरासत को समझना है। तो चलिए इस ऐतिहासिक गाथा की गहराई में उतरते हैं। तो शुरू करते हैं उस दौर से, 16वीं सदी का भारत। अकबर का साम्राज्य तेजी से फैल रहा था और ज्यादातर राजपूत रियासतें किसी न किसी तरह मुगलों के साथ आ चुकी थीं। हाँ, चाहे संधि से या फिर शादी ब्याह के रिश्तों से। तो ऐसे में मेवाड़ और महाराणा प्रताप का अकेले खड़े रहना, ये सिर्फ एक बगावत थी या इसके पीछे कोई गहरी सोच थी? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। हाँ। देखिए, ये सिर्फ जिद की लड़ाई नहीं थी, या कहें कि अहंकार की। प्रताप के लिए ये मेवाड़ की संप्रभुता का सवाल था, अपनी आजादी का। बिल्कुल, अपनी आजादी को बनाए रखने का। उनके जो पूर्वज थे, जैसे राणा सांगा, हाँ, उन्होंने दिल्ली सल्तनत का मुकाबला किया था, तो उनके लिए मुगलों की अधीनता स्वीकार करना अपनी विरासत और अपने कुल के सम्मान के खिलाफ था। अच्छा, ये एक वैचारिक लड़ाई ज्यादा थी। हाँ, बिल्कुल, एक वैचारिक लड़ाई। वो मानते थे कि मेवाड़ किसी के नीचे नहीं रह सकता। और इस लड़ाई में उनका सबसे बड़ा हथियार, या कहूं कि साथी, था चेतक। चेतक। हम सुनते हैं कि वो बहुत तेज था, बहुत बहादुर था, लेकिन क्या एक घोड़े में सिर्फ यही बातें उसे खास बनाती हैं, या चेतक में कुछ और भी था? देखिए, चेतक सिर्फ तेज नहीं था, वो एक तरह से एक इंटेलिजेंट वॉर हॉर्स था। इंटेलिजेंट? कैसे? माना जाता है कि वो काठियावाड़ी या मारवाड़ी नस्ल का था, और इस नस्ल के घोड़ों की खासियत होती है उनके कान। हाँ, मैंने सुना है वो अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। बिल्कुल, ये बनावट उन्हें रेगिस्तान की धूल से तो बचाती ही है, साथ ही उनकी सुनने की क्षमता को कमाल का बना देती है। अरे वाह! वो युद्ध के भयानक शोर में भी अपने मालिक की जरा सी आहट या एक इशारा तक पहचान लेते थे। अच्छा। चेतक प्रताप के शरीर के हल्के से झुकाव से समझ जाता था कि किधर मुड़ना है या रफ्तार बढ़ानी है। ये दो योद्धाओं के बीच का तालमेल था। ये तो कमाल की बात है। तो एक तरफ थे प्रताप, जो किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं थे, और दूसरी तरफ उनका घोड़ा चेतक, जो सिर्फ एक जानवर नहीं, एक साथी था। सही कहा। इन दोनों की सबसे बड़ी परीक्षा हुई 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदान पर। हाँ। आखिर उस दिन हुआ क्या था? हल्दी घाटी का युद्ध असल में एक रणनीतिक शतरंज की बिसात जैसा था। एक तरफ अकबर की विशाल सेना, जिसका नेतृत्व राजा मानसिंह कर रहे थे। हाँ, और उसमें करीब 80,000 सैनिक, घुड़सवार और तोपखाना था। 80,000? और दूसरी तरफ प्रताप की सेना, जिसमें मुश्किल से 20 से 22,000 सैनिक थे। और सबसे बड़ी बात, क्या? उनके पास एक भी तोप नहीं थी। एक भी तोप नहीं? बिना तोपों के इतनी बड़ी सेना से लड़ना? हाँ, ये तो सीधी सीधी हार को दावत देने जैसा है। तो फिर प्रताप का प्लान क्या था? बिल्कुल, यही तो उनकी रणनीति का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तोपों का ना होना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज था। इसका मतलब था कि प्रताप को मुगल सेना को पास आने देना पड़ता, जहां आमने सामने की लड़ाई हो। अच्छा, वो दूर से हमला नहीं कर सकते थे? नहीं, उनकी पूरी रणनीति इसी पर टिकी थी कि मुगल सेना को हल्दी घाटी के तंग पहाड़ी दर्रे में फंसाया जाए। अच्छा। वो घाटी इतनी संकरी थी कि वहां बड़ी सेना और तोपें वो सब बेअसर हो जाती। हाँ। और लड़ाई बराबरी की हो जाती। लेकिन जैसा हम जानते हैं, ऐसा हुआ नहीं। मुगल सेना मैदान में ही रुक गई। हाँ, मान सिंह भी एक चतुर सेनापति थे। वो दर्रे में नहीं फंसे, युद्ध खुले मैदान में शुरू हुआ। और प्रताप की सेना ने, जिसमें हकीम खानसूर की अफगान टुकड़ी और भील धनुर्धरों का बड़ा योगदान था, पहला हमला इतना जबरदस्त किया कि एक बार तो मुगल सेना के पैर उखड़ने लगे थे। हाँ। वो पूरी ताकत से टूट पड़े थे। और
इसी बीच वो मशहूर घटना हुई। प्रताप ने मानसिंह को उनके हाथी पर देखा और चेतक को सीधा उनकी तरफ दौड़ा दिया। हाँ। एक मिनट, मतलब एक घोड़े पर सवार होकर उन्होंने सीधे एक विशाल जंगी हाथी पर हमला कर दिया। ये तो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। ये बिल्कुल आम बात नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा और साहसी जुआ था। प्रताप जानते थे कि अगर सेना का सेनापति मारा गया तो सेना में भगदड़ मच जाएगी और युद्ध जीता जा सकता है। सही। चेतक पूरी रफ्तार से भागा और मानसिंह के हाथी मर्दाना तक पहुंच गया और उसने अपने अगले पैर सीधे हाथी की सूंड पर टिका दिए ताकि प्रताप को ऊंचाई मिल सके। बिल्कुल। और प्रताप ने अपने भाले से वार किया। हाँ। उन्होंने पूरी ताकत से भाला फेंका, लेकिन मानसिंह हौदे में नीचे की तरफ झुक गए और बच गए। हाँ, पर उनका महावत मारा गया। हाथी घबराकर भागा और मानसिंह को युद्ध के मैदान से दूर ले गया। तो ये हमला भले ही मानसिंह को मार ना पाया हो, लेकिन इसने मुगल सेना को एक बड़ा साइकोलॉजिकल झटका दिया होगा। बहुत बड़ा। लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। चेतक घायल हो गया। बुरी तरह से। हाथी की सूंड में जो खंजर या तलवारें लगी होती हैं, उनसे चेतक का एक पैर बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। खून बह रहा था, लेकिन वो डटा रहा। अब प्रताप मुगल सेना के बीचों बीच फंस चुके थे। उनके सैनिकों ने उन्हें बचाने के लिए घेरा बना लिया, लेकिन सबको पता था कि यहां से निकलना जरूरी है। और यहीं से कहानी उस हिस्से पर पहुंचती है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चेतक की वो छलांग। हाँ, एक जख्मी घोड़ा जिसके पीछे पूरी मुगल सेना पड़ी हो और सामने लगभग 25 फुट चौड़ा एक बरसाती नाला। ये पार करना नामुमकिन था। बिल्कुल। और यहीं पर इतिहास और जो लोक कथाएं हैं वो आपस में मिलती हैं। अच्छा? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 25 फीट की छलांग एक काव्यात्मक अतिशयोक्ति हो सकती है। मतलब कहानी को और प्रभावी बनाने के लिए। हाँ, चेतक की असाधारण वफादारी और प्रताप के उस असंभव बचाव को दर्शाने के लिए। लेकिन कुछ का मानना है कि मारवाड़ी घोड़े अपनी ताकत और छलांग के लिए जाने जाते हैं। और शायद चेतक ने अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर ये कर दिखाया हो। तो क्या ये सच है या नहीं, इससे ज्यादा जरूरी शायद ये है कि इसका मतलब क्या है। सही कहा। सच हो या ना हो, ये छलांग उस वफादारी का प्रतीक बन गई जो हर सीमा से परे है। चेतक ने प्रताप को सुरक्षित नाले के पार पहुंचा तो दिया, लेकिन उस पार पहुंचते ही वो गिर पड़ा। और कहा जाता है कि अपने सबसे वफादार साथी को अपनी गोद में दम तोड़ते देख वो महाराणा जो अकबर के सामने नहीं झुका, वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया था। ये उस रिश्ते की गहराई को दिखाता है। बिल्कुल। तो प्रताप युद्ध के मैदान से सुरक्षित निकल गए, लेकिन मैदान छोड़कर जाना वो तो आमतौर पर हार ही मानी जाती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हल्दी घाटी में प्रताप की हार हुई थी? देखिए, पारंपरिक नजरिए से देखें तो ये एक हार लग सकती है, क्योंकि उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। लेकिन रणनीति के लिहाज से ये एक जीत थी। जीत कैसे? इसे समझने के लिए हमें अकबर का मकसद देखना होगा। अकबर का लक्ष्य था प्रताप को पकड़ना, मारना या फिर मेवाड़ पर पूरी तरह कब्जा करना। ठीक है। इन तीनों में से वो कुछ भी नहीं कर पाए। प्रताप न तो पकड़े गए न मारे गए, और उन्होंने अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा भी बचा लिया। तो अकबर का मकसद तो अधूरा रह गया। बिल्कुल। तो हल्दी घाटी एक अंत नहीं था, बल्कि एक नई और शायद ज्यादा मुश्किल लड़ाई की शुरुआत थी। सही। इसके बाद के जो 20 साल हैं वो अक्सर इतिहास की किताबों में बस 1-2 लाइनों में बता दिए जाते हैं। ये जो छापामार युद्ध या गुरिल्ला वॉरफेयर की बात होती है, ये असल में दिखता कैसा था? ये प्रताप की रणनीति का दूसरा और शायद सबसे सफल अध्याय था। उन्होंने अरावरी की पहाड़ियों को अपना किला बना लिया। अच्छा। इसका मतलब था छोटी छोटी टुकड़ियों में मुगल चौकियों पर अचानक हमला करना और फिर गायब हो जाना। हाँ, उनकी रसद यानी सप्लाई लाइंस को काट देना, और जब तक मुगल सेना संभले तब तक वापस घने जंगलों और पहाड़ों में गायब हो जाना। उन्होंने बड़ी सेना से सीधी टक्कर लेने के बजाय उसे थकाने, तोड़ने और भूखा रखने की रणनीति अपनाई। और इसमें भील जनजाति ने उनकी बहुत मदद की होगी। भील जनजाति, जो इन पहाड़ों को अपनी हथेली की तरह जानती थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। और क्या ये रणनीति कामयाब हुई? मतलब क्या वो सच में अपने बड़े किले वापस ले पाए थे? बिल्कुल, ये बहुत सफल रही। इसका सबसे बड़ा सबूत है 1582 में हुआ दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध। इस युद्ध में प्रताप ने एक बड़ी मुगल चौकी को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस जीत को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। मेवाड़ का मैराथन, वाह। हाँ, ये एक निर्णायक मोड़ था। दिवेर की जीत के बाद प्रताप ने एक एक करके अपने किले वापस जीतने शुरू किए।
कुंभलगढ़ समेत 30 से ज्यादा किले और शहर। 30 से ज्यादा? हाँ, उन्होंने वापस हासिल कर लिए। 1597 में अपनी मृत्यु तक वो चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ वापस जीत चुके थे। ये तो कहानी का वो हिस्सा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। मतलब उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि लगभग अपना पूरा राज्य वापस हासिल कर लिया था। हाँ, और उन्होंने ये सब बिना किसी बड़ी बाहरी मदद के किया। ये उनकी दृढ़ता और रणनीतिक सोच का सबसे बड़ा प्रमाण है। कहा जाता है कि खुद अकबर भी प्रताप की हिम्मत का मन ही मन कायल था। अबुल फजल जैसे दरबारी इतिहासकारों ने भी प्रताप की वीरता का जिक्र किया है। और चेतक की याद, क्या प्रताप ने उसे भुला दिया? कभी नहीं। प्रताप ने हल्दी घाटी के पास बलीचा गांव में, जहां चेतक ने दम तोड़ा था, हाँ, वहां चेतक की समाधि बनवाई। आज भी वो एक स्मारक है जहां हजारों लोग उस वफादार घोड़े को श्रद्धांजलि देने जाते हैं। ये सिर्फ एक पत्थर का स्मारक नहीं, बल्कि वफादारी और बलिदान का एक जीवंत प्रतीक बन चुका है। बिल्कुल। इस कहानी का असर आज भी हमारी संस्कृति पर बहुत गहरा है। राजस्थान के लोकगीतों से लेकर कविताओं और फिल्मों तक ये कहानी बार बार सुनाई जाती है। और सिर्फ सुनाई नहीं जाती, इससे सीखा भी जाता है। स्कूलों में आज भी बच्चों को प्रताप की वीरता के पाठ पढ़ाए जाते हैं। हाँ, तो राजस्थान में तो आज भी किसी की वफादारी की मिसाल देनी हो तो कहते हैं चेतक जैसा वफादार बनो। सही। ये दिखाता है कि ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में और हमारी भाषा में जिंदा है। तो महाराणा प्रताप और चेतक की ये कहानी सिर्फ एक राजा और उसके घोड़े की नहीं है। नहीं। ये आजादी के लिए लड़ने, मुश्किल हालात में भी हिम्मत ना हारने और वफादारी के सही मतलब को समझने की कहानी बिल्कुल। है। ये हमें सिखाती है कि असल जीत मैदान में नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों पर टिके रहने में होती है। प्रताप का युद्ध से पीछे हटना और फिर गुरिल्ला युद्ध से अपने राज्य को वापस जीतना, ये उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। सही कहा। और ये कहानी हमेशा इंसान और जानवर के बीच के उस गहरे, निस्वार्थ रिश्ते का सबसे बड़ा उदाहरण बनी रहेगी। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के दौर में जहां वफादारी और सिद्धांतों पर टिके रहने की बातें तो अक्सर होती हैं, लेकिन निभाना मुश्किल होता है, प्रताप और चेतक की कहानी हमें अपनी रिश्तों और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में दोबारा सोचने पर क्या मजबूर करती है?